नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित है अनंत निकम सर। तो सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। तो हम जानना चाहते हैं सर, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी स्कूलिंग, आपकी शिक्षा दीक्षा व इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी। मैं अनंत निकम मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मेरा जन्म अंबाजोगाई में हुआ। मेरी प्राथमिक कला शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट औरंगाबाद और जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में हुई। महाराष्ट्र में जिन्होंने प्रिंट मेकिंग विषय की शुरुआत की उन्हीं में से एक प्राध्यापक वसंत परब और उनके शिष्य प्राध्यापक वामन चिंचोलकर। इन गुरुजनों के कारण प्रिंट मेकिंग इस विषय में मुझे रुचि निर्माण हुई। 1984 में प्राध्यापक वसंत परब अधिष्ठाता सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई द्वारा आयोजित डॉक्टर कृष्णा रेड्डी विस्कोसिटी वर्कशॉप में मुझे कार्य करने का सौभाग्य मिला और इस घटना से मेरे कला जीवन को अलग दिशा मिली। जी सर, आपके कला जीवन के शुरुआती दौर में भारत भवन का भी काफ़ी योगदान रहा है। उस एक आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट रहा है भारत भवन का ग्राफिक स्टूडियो। तो उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। प्रिंट मेकिंग में कार्य करने के लिए एचिंग प्रेस की बहुत ज़रूरत होती है। उस समय एचिंग प्रेस खरीदी करना मेरे लिए थोड़ा खर्चिक और कठिन कार्य था और महाराष्ट्र में प्रिंट मेकिंग विषय में कार्य करने के लिए ऐसे सार्वजनिक वर्कशॉप की कोई भी सुविधा नहीं थी। कोई भी शहर में महाराष्ट्र के ऐसे कार्यशालाएं नहीं थी। तब भारत भवन भोपाल के बारे में पता चला। उस वक्त जे स्वामीनाथन वहाँ के डायरेक्टर थे। भारत भवन का प्रिंट स्टूडियो उस समय भारत में का सर्वश्रेष्ठ स्टूडियो में से एक था। स्वामी जी द्वारा काम करने के लिए वहाँ कलाकार को कोई समय का बंधन नहीं था। दिन और रात आप वहाँ काम कर सकते थे। वहाँ कार्य करते समय स्वामी जी के कारण वहाँ पर बड़े बड़े कलाकारों का आना जाना रहता था और इसी कलाकारों से लंबे समय तक बातचीत होती थी। आकार के बारे में, चित्र के बारे में, कलर के बारे में और इसी चर्चा के कारण हमारे कामों में काफ़ी बदलाव आया। मैं भारत भवन के बारे में एक बहुत ही मेरे जीवन का अच्छा उदाहरण है, मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। एक बार काम करते समय मेरा एक काम डिस्प्ले बोर्ड पर लगाया हुआ था और स्वामी जी आए और उन्होंने उस काम को देखा। वहाँ के एक दूसरे कलाकार से पूछा, ये काम किसका है? उसने जवाब दिया, एक बम्बई के अनंत निकम कलाकार है, उसका है। उन्होंने उसको बोला कि उसे बोलो मुझे ये सब काम दिखाए। ये संदेश मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। स्वामी जी को काम दिखाना है और स्वामी जी को काम मेरा अच्छा लगा है। मैंने तैयारी की और भारत भवन के बाजू में ही उनका घर था। मैंने अपने पोर्टफोलियो में सभी वर्क रखे और मैं उस घर में ले गया। जी, कुछ भी समय के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। जैसे ही मैंने स्वामी जी के घर की घंटी बजाई, अंदर से जोर से आवाज़ आई, कौन है? बहादुर ने दरवाज़ा खोलने से पहले ही आवाज़ सुनकर पोर्टफोलियो वहीं छोड़कर डर से भागकर भारत भवन आ गए। उसके बाद करीब 1 महीने के बाद एक लेटर मुझे आया। वो लेटर पढ़ के इतनी खुशी हुई, उसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल था। उन्होंने मेरा पूरा पोर्टफोलियो, करीब 22 से 23 प्रिंट्स थे, भारत भवन के कलेक्शन के लिए खरीद लिए थे और उन्होंने उसके साथ मुझे चेक भेजा था। आज मैं जिस जगह पर हूँ कला क्षेत्र में, उसमें भारत भवन का बहुत ही बड़ा योगदान है।
जी सर। सर हम जानना चाहते हैं कि जैसे एकेडमिक दौर पे सभी स्टूडेंट्स कॉलेज में फिगरेटिव वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं, तो क्या आप उस समय से ही प्रभावित हुए कि आपको एब्स्ट्रैक्शन करना है? तो वो चुनाव आपने कब किया, उस विषय में भी ज़रूर कुछ बताइएगा। मैं जब कला शिक्षण लेता था उस पीरियड में समय में जब अलग अलग विषयों का चित्रण करता था, जैसे कि डिज़ाइन है, टाइम ड्राइंग है, पोर्ट्रेट है, ऐसे फिगरेटिव कंपोजिशन है, ऐसे अलग अलग चित्रों में जब चित्रण करता था तो उसमें मानवाकृतियों का दिखना स्वाभाविक था। लेकिन जब पढ़ाई ख़त्म हुई उसके बाद जब कला निर्मिति का समय आया तो जैसे कि धीरे धीरे ये सब्जेक्ट पेंटिंग मेरे व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की तरफ झुकने लगे। तो शुरू में जैसे कि ये चित्र करने लगा तो मेरा व्यक्तिगत जन्म, मेरा जीवन, फिर उसमें जो धार्मिक प्रतीकें हैं ये धीरे धीरे आने लगे। और जब ये कंटिन्यू जब काम करने लगा तो उस कुछ समय के बाद यही धार्मिक प्रतीकों ने मेरा अमूर्त रूप धारण किया और एक मेरी चित्र शैली बनी। लेकिन जब मैं 2000 में ग्लासगो स्कॉटलैंड एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत ब्रिटिश काउंसिल द्वारा एक आयोजित प्रोग्राम था और उसमें जे स्कूल ऑफ आर्ट और महाराष्ट्र के जो प्रिंट्स मेकर है और उसके साथ में ग्लासगो प्रिंट स्टूडियो, इन दोनों संस्थाओं के अंदर एक एक्सचेंज प्रोग्राम बना था। उसमें 2 कलाकार महाराष्ट्र में से वहाँ जाते थे और 2 कलाकार ग्लासगो में से मुंबई आते थे। तो इस तरह के प्रोग्राम में जब मैं ग्लासगो स्कॉटलैंड पहुंचा, वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो सबोताल का दिखने वाले फिगर्स, वहाँ का कल्चर, ये देख के मुझे मेरे कामों में ये झलकने की कोशिश होने लगी। वहाँ पे जब हम रहते थे उस जगह से स्टूडियो जाते थे तो बीच में रास्ते में जो वहाँ के एटमॉस्फेयर के अनुसार, वहाँ के कल्चर के अनुसार जो यंग कपल है वो एक दूसरे को किस करते थे। ये जो दृश्य देखकर मेरे चित्रों में जो प्रिंट के सब विषय थे उसमें धीरे धीरे मानवाकृति के जो किसिंग हेड्स है, ये सीरीज़ मैंने नियर अबाउट 8 से 10 प्रिंट की मैंने की। बाद में ये जो हेड्स है, किसिंग हेड्स है, वो धीरे धीरे मेरे कामों में से बदल कर चेंज होके फिर से मेरे पुराने चित्र जैसे कि प्रतीकात्मक जो फॉर्मेशन आते थे जो अमूर्त स्वरूप में है वो दिखाई देने लगे। सर आपके चित्रों में एक्सपेरिमेंट की कितनी संभावनाएं रहती हैं, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ बोलिएगा। मैंने शुरू के समय में लाइनों को आमतौर पर वुड कट, लाइनों कट जिस तरह से करते हैं उसी तरह करने की कोशिश की। लेकिन जो मेरे गुरुवर्य थे प्राध्यापक वामन चिंचोळकर, उनके जो काम करने का तरीका था कि वो काफ़ी प्रयोगात्मक, अलग अलग माध्यम को अलग अलग प्रयोग से काम करते थे। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने लाइनों एचिंग की तरह किस तरह से करते हैं उसके बारे में काफ़ी प्रयोग करके लाइनों एचिंग इस टेक्निक को डेवलप किया। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा को पानी में मिला के कम ज़्यादा तीव्रता वाला द्राव तैयार करके उसको सिंथेटिक ब्रश से लाइनों को अप्लाई करने के बाद जो अलग इफ़ेक्ट आता था उसकी कुछ मज़ा अलग आने लगी। और फिर मैंने इसी माध्यम के ऊपर स्क्रैचिंग करके, कटिंग करके, फिर एचिंग करके अलग इफ़ेक्ट मिलने लगे। और इस माध्यम को फिर मैंने वाटर कलर की तरह फिर एक कार्य के लिए 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक ऐसे करके, मतलब मल्टी कलर जो एचिंग में यूज़ होता था, झिंक प्लेट में यूज़ होता था, उसी तरह मैंने लाइनों में भी मल्टी प्लेट ब्लॉक प्रिंटिंग करके अलग इफ़ेक्ट, ट्रांसपेरेंट इफ़ेक्ट करने की कोशिश की। इसी
अलग अलग तरह से काम जब मैंने किया तो बहुत आनंद आने लगा, बहुत सराहना होने लगी। तब मैंने इस माध्यम में 4 फीट बाय 6 फीट ऐसे बड़े बड़े काम किए। उसका बहुत अच्छी तरह से जहांगीर में शो किया। भारत भवन के प्रिंट बिनाले में भी उसको अवार्ड मिला और मुझे बहुत खुशी हुई। इस तरह के मैंने प्रयोगात्मक काम करके इस जो गुरुजनों ने मुझे सिखाया था उस लाइनो एचिंग को एक अलग से ऊंचाई तक मैं लेके गया। जी, ये आपके काम में दिखता है सर। वो आपका जो अनुभव है, एक नई तरह की पद्धति का इस्तेमाल जो आपने किया है, वो आपके काम में ज़रूर दिखता है। तो हम इस बातचीत को आज भाग 1 को यहीं समाप्त करते हैं। कल भाग 2 के साथ हम ज़रूर उपस्थित होंगे, क्योंकि सर की हम कोई भी बातचीत को हम नहीं छोड़ सकते। तो उनके साथ बहुत सारी चर्चाएँ और भी बाकी हैं, तो उसके लिए कल आप लोग ज़रूर भाग 2 ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि भाग 2 के देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएंगे। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार।